बहू, मुझे भूख लग रही है। मुझे थोड़ा खाना दे दे। बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। मैंने कल रात को भी खाना नहीं खाया था। तू तो जानती है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। वसुंधरा जी लगभग गिड़गिड़ाते हुए अपनी बहू वंदना से बोली। तभी उनकी बहू वंदना झींकते हुए बोली, हाँ बन गया बुढ़िया, लेकिन अभी तक किसी ने खाया नहीं। पहले सबको खाने दे, बाद में झूठे बर्तन धोना और फिर दूंगी तुझे खाना, समझी? हर वक्त जीभ लपलपाती रहती है तेरी। बुढ़ापे में इतना खाएगी तो हमें ही दिक्कत होगी। ये सुन वसुंधरा जी चुप हो जाती है। जा अपने कमरे में जा, यहाँ खड़ी रहेगी तो मेरे हलक से निवाला नहीं उतरेगा। तेरी ये मनहूस शक्ल देखकर वसुंधरा जी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। सबके खाना खाने के बाद वो पहले झूठे बर्तन साफ करती है। उसके बाद वंदना उन्हें थाली में 2 रोटी और दाल रखकर देती है। ये देख वसुंधरा जी एकदम से बोल पड़ती है, बहू आज तो खाने में पनीर बना था। हाँ बना था बुढ़िया, लेकिन तेरे लिए नहीं बना था। शर्म नहीं आती तुझे? इस उम्र में भी जीभ का चटोरापन करते हुए चुपचाप खाना खा ले, वरना ये भी नहीं दूंगी शाम की तरह। जितना मिलता है उसमें खुश रहा कर। और बड़बड़ाती हुई वंदना अपने कमरे में चली गई। रात के 11 बज चुके थे। बहू वंदना की बातें सुनकर वसुंधरा जी की आंखें भर आई। उन्होंने बेमन से खाना खाया और आकर अपने कमरे में लेट गई। वसुंधरा जी का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें अंदर को धसी हुई, बूढ़ा जिस्म हर समय उनके चेहरे पर मायूसी पसरे रहती। बुढ़ापे में अब उनका शरीर जवाब देने लगा था। अब वो बीमार रहने लगी थी। वसुंधरा जी के पति को मरे हुए 2 साल हो गए थे और अपने इकलौते बेटे मानव के साथ वो रह रही थी। वो अब बुढ़ापे में कहाँ जाती, ये सोचती कि अब उनकी ज़िंदगी के बचे ही कितने दिन हैं। थोड़ा बर्दाश्त करके बेटे बहू के साथ ही रह लेंगी और इस बात का फ़ायदा उनकी बहू वंदना बखूबी तरह से उठाती। एक भी मौका नहीं छोड़ती उन्हें नीचा दिखाने में और ताना कसने में। उनका बेटा मानव भी अपनी पत्नी की ही तरफदारी करता। अगर वो ज़रा सा भी अपनी बहू वंदना को कुछ कह देती तो उनकी बहू वंदना बात का बतंगड़ बना देती और चिल्ला चिल्ला कर मोहल्ले वालों को भी इकट्ठा कर लेती। घर की बात घर में रहे, बाहर ना जाए और घर में कलह ना हो, इसलिए अब वसुंधरा जी चुप रहने लगी और अब सारा दिन काम में लगी रहती। वंदना आए दिन अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करती और घर के एक काम को भी हाथ नहीं लगाती थी। सारा दिन काम वसुंधरा जी से करवा लेती। आज भी उसने घर पर पार्टी रखी थी। उसकी सहेलियां बोल रही थी, यार वंदना तेरी सास तो बहुत अच्छी है, तुझे कुछ भी नहीं कहती। और एक मेरी सास है जो मुझे सारा दिन खरी खोटी सुनाती रहती है। अरे हाँ यार, मेरी सास तो गाय है गाय, उससे कितना भी काम कराओ उफ तक नहीं करती। यार ये बूढ़े लोग बड़े ही सीधे होते हैं। और अगर मैं अपना खतरनाक वाला रंग ना दिखाती तो ये भी तेरी सास की तरह ही अपने ढंग करती और मुझ पर हुक्म चलाती। और ठाका मारकर वंदना और उसकी सहेलियां हंसने लगी। और इधर वसुंधरा जी सारा काम करते करते थकान से चूर चूर हो रही थी। पार्टी खत्म हुई और वंदना की सहेलियां अपने घर पर चली गई। वसुंधरा जी ने बर्तन धोने साफ सफाई की। अब उनका बेटा मानव भी ऑफिस से आ चुका था। दोनों पति पत्नी ने कमरे में ही रात का खाना बिस्तर पर मंगाकर खाया और दोनों सो गए। वसुंधरा जी भी आकर कमरे में सो गई। सुबह जब सोकर उठी तो उनका पूरा शरीर अकड़ रहा था दर्द से। उनमें खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उनके घुटनों में दर्द था। उन्होंने अपने बेटे मानव से विकसित रूप से दवाई दिलाने के लिए कहा तो वो बातें बनाकर निकल गया और बहू ने उन्हें झल्लाकर पैसे दिए और दवाई लेने के लिए घर से निकल गई। वसुंधरा जी लड़खड़ाते कदमों से अभी बाहर निकली ही थी कि तभी उनकी पड़ोसन सीमा जी ने टोक दिया, अरे वसुंधरा क्या हुआ तुम्हें? कोई तकलीफ़ है क्या जो इतना लंगड़ा कर चल रही हो? अरे हाँ सीमा,
मेरे घुटनों में दर्द है। अब बुढ़ापे में तो ये लगा ही रहता है। सोचा चलकर दवाई ले आऊं, वरना घर पर भी सारे दिन आराम ही करती रहती हूँ। अरे तो तुम अकेले क्यों जा रही हो? अपने बेटे मानव के साथ चली जाती दवाई लेने। ये सुन वसुंधरा जी चुप हो जाती है। आखिर कहती भी क्या कि बेटा उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो चाहे कितने भी दर्द से क्यों ना गुजरे, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। सीमा जी भी ये सब जानती थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला और अपने घर की तरफ बढ़ गई। आखिर बोलकर क्यों किसी के दर्द को बढ़ाना। वसुंधरा जी भी लंगड़ाते हुए कदमों से दुकान की तरफ चल दी। जाते जाते वो सोचने लगी कि आखिर बुढ़ापा भी कितना दुखदाई होता है। अपनी ही सगी औलाद साथ नहीं देती। वो सोचने लगी कि जब बेटे मानव से दवाई दिलाने को बोला तो कैसे बातें बनाकर चला गया था और उसकी पत्नी ने झल्लाकर 100 का नोट हाथ में पकड़ा दिया और कितनी बेरुखी से बोली थी कि जा बुढ़िया, खुद से आ दवाई लेकर। मेरे पति को और भी काम है, अगर तेरी गुलामी करेंगे तो इनकी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंचते ही वो अपनी सोच से बाहर आई और दवाई लेकर घर आ गई। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला तो देखा घर का सारा सामान कमरे से बाहर पड़ा था। वो ये सब देखकर चौंक गई और एकदम से अपनी बहू वंदना से पूछ बैठी, बहू मेरा सामान ये ऊपर क्यों लेकर जा रही हो? मेरा कमरे तो नीचे है ना। है था बुढ़िया, पर अब नहीं। हमें इस कमरे की ज़्यादा ज़रूरत थी तो तुझे ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर रही हूँ। अगर तुझे कोई परेशानी या दिक्कत हो भी तो मत बोलना। पर बहू मेरे घुटनों में दर्द है, मुझसे ऊपर नीचे सीढ़ियों पर नहीं चढ़ा जाएगा बार बार। अच्छा, बाहर घूमने फिरने में नहीं होता दर्द और ऊपर नीचे होने में होता है दर्द। सब बहाने हैं, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। रहना है तो ऊपर ही रहना पड़ेगा। लेकिन बहू मैं घूमने नहीं गई थी, दवाई लेने गई थी। देख बुढ़िया, मैं तुझे समझा समझा कर थक गई हूँ। अब कान खोलकर सुन मेरी बात। मेरा भाई विक्की यहाँ शहर में पढ़ाई करने आ रहा है तो उसे कमरा चाहिए होगा ही, इसलिए तेरा कमरा खाली कर रही हूँ ताकि वो सुकून से रह सके। अरे तो बहू उसे ऊपर वाला कमरा दे दो, वो तो जवान है, ऊंची नीची सीढ़ियाँ भी आराम से चढ़ सकता है और मैं उसे कमरा देने के लिए मना नहीं कर रही, ऊपर रह लेगा। इस पर वंदना चिल्लाते हुए बोली, मेरा भाई उस छोटे से कमरे में रहेगा? अरे मेरे मायके में भी मेरी कोई इज्जत है, मना करने वाली होती कौन है तू? मुझे, हमारा घर है, हम चला रहे हैं, घर का सारा खर्चा हम उठाते हैं, मेरी मर्ज़ी, मैं किसी को कहीं भी रखूं, तुम्हें क्या? अगर ऊपर वाले कमरे में इतनी ही दिक्कत हो रही है तुझे तो नीचे बाहर वाले कमरे में रह लीजिए, वंदना ने बड़ी ही बेरुखी से कहा। यह सुनकर वसुंधरा जी की आंखों में आंसू आ गए। उनका बेटा मानव भी वहीं पर खड़ा था, लेकिन वो तो बुत बना सिर्फ तमाशा देख रहा था। एक बार भी उसने अपनी पत्नी वंदना को तो नहीं टोका और बाहर वाला कमरा, वो तो स्टोर रूम था जहाँ पर घर का सारा कबाड़ पड़ा था। अब बहू की नज़रों में वसुंधरा जी कबाड़ की हैसियत रखती थी। मानव ने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोला। जब से वसुंधरा जी के पति गए थे तब से घर के मालिक मालकिन बहू बेटे बन गए थे। माना कि घर का खर्चा करते थे, इसका मतलब ये नहीं कि वसुंधरा जी के स्वाभिमान को कुचल दे। आज वसुंधरा जी को अपनी बहू वंदना की ज़ुबान से ज़्यादा अपने बेटे मानव की चुप्पी चुभ रही थी। अब उनसे और बर्दाश्त ना हुआ और वो बोल पड़ी, बहू जब तूने मेरा कमरा लिया था ये कहकर कि मम्मी जी मुझे बड़े कमरे की ज़रूरत है, तब मैंने कुछ नहीं बोला था और उसके बाद में तूने मुझे कभी माँ तो क्या सास भी नहीं समझा, हमेशा मेरा तिरस्कार किया, मुझे बात बात पर अपमानित किया। मैं इसलिए चुप रही कि अपने ही घर में क्यों कलह करना, और आज तो मुझे उस कबाड़ खाने में रहने के लिए कह रही है। तभी वंदना गुस्से में इतराते हुए बोली,
शुक्र मान बुढ़िया, कबाड़ खाने में रहने को कह रही हूँ, वृद्धाश्रम या घर से बाहर नहीं कर रही हूँ। एक तो हमारा ही खाती हो और ऊपर से हमें ही सुना रही हो। वसुंधरा जी का ये सुन पारा चढ़ गया और उन्होंने एक थप्पड़ अपने बहू वंदना के गाल पर रसीद दिया। माँ, तुम मेरी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कि तभी दूसरा थप्पड़ मानव के गाल पर पड़ा। नालायक, जब से तेरी पत्नी तेरे सामने मुझे बार बार बेइज्जत कर रही है, तब तो तुझे कुछ नहीं दिखा। हर वक्त जोरू की गुलामी करता रहता है। और हाँ वंदना बहू, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और नहीं। तुम ये घर दहेज में नहीं लाई थी, ये घर मेरे नाम पर है, मेरा है। अपना कमरा खाली करो। अगर इस घर में रहना है तो किराया देना होगा, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांधो पति पत्नी और निकलो यहाँ से। मैं अपने किराएदार रख लूँगी और अपना खर्चा खुद से उठा लूँगी। ज़्यादा रौब जमाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन माँ, तुम अपने बेटे को घर से कैसे निकाल सकती हो? वाह बेटा वाह। जब अपने ऊपर बीती तो माँ कहना शुरू कर दिया, और जब माँ इतने दर्द से गुजरी तो उसकी तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। दिन रात तेरी पत्नी मुझे इतना कोसते काटती, तब तुझे कुछ नहीं दिखा। और जब मैंने तुम्हें किराया देने को बोला तो तुम्हें सब सुनाई दिखाई देने लगा। मैं सोचती कि तुम दोनों सुधर जाओगे, कभी तो मुझे समझोगे, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। यूँ रोज़ रोज़ बेइज्जत होने से तो अच्छा है मैं अकेले ही स्वाभिमान के साथ रहूं। अब घर में रहना हो तो किराया दो, या बाहर जाना हो तो बोरिया बिस्तर बांध लो और निकलो यहाँ से। ये सुन वसुंधरा जी के बेटे बहू की हालत खराब हो गई। उन्होंने पहले कभी अपनी बूढ़ी माँ का ऐसा भयंकर रूप नहीं देखा था। इतनी जल्दी दूसरा इंतज़ाम कैसे करेंगे, ये सोचकर दोनों वसुंधरा जी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। हमें माफ़ कर दो माँ, हमसे गलती हो गई, हमारे साथ ऐसा मत करो, हम कहाँ जाएंगे इतनी जल्दी। पर वसुंधरा जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। वो दोबारा अपने बेटे बहू के मुँह में नहीं पड़ी। निरादर की रोटी से तो अच्छी स्वाभिमान की एक रोटी भली। आखिरकार मानव और उसकी पत्नी वंदना उसी घर में ऊपर के कमरे में रहने लगे और आज भी किराया दे रहे हैं, जबकि नीचे का कमरा वसुंधरा जी ने किसी को किराए पर दिया था। और रही बात वंदना के भाई की, तो वो हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। आज वसुंधरा जी अकेले ही सही, परंतु पूरे स्वाभिमान के साथ अपने घर में रह रही हैं। दोस्तों, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करें। अगर व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका स्वाभिमान कभी कम नहीं होता। उन्हें प्यार व सम्मान दे। उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करे कि उनका दिल आपके लिए पत्थर बन जाए। दोस्तों, जो साथ रहकर भी छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। दोस्तों, जो वसुंधरा जी ने अपने बेटे बहू के साथ किया था, वो फैसला सही था कि गलत, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी आपको ज़रा भी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।